ये जो ब्राउजर टोर है, तो बहुत हूँ इस जमाने में। अगर ये खरीदार आदमी है कोई, मेरा कौन सा, सपोज करिए ये आप ये खरीदार हैं, यह डार्क वेब से आप खरीद रहे हैं, तो आपको 3 लेयरों से होकर जाना पड़ता है। आपको कोई साइट का पता चला, अच्छा जब आप सिंपल साइट खोलते हैं गूगल पर तो या तो रहता है .com या रहता है .in, यही रहता है। इसमें जो रहता है टॉर में वो .onion रहता है। इधर या तो 16 डिजिट का कोई अक्षर और अंक मिला के रहेंगे या फिर 56 का रहेगा। शुरू में मान लीजिए XYZ ABC123 ऐसे करके, और फिर लास्ट में यहां रहेगा .onion। जो वेबसाइट रहेगी यहां पर 16 डिजिट पे उसका नंबर रहेगा, और उसके बाद लास्ट में यहां पर जैसे .com आता है, .in आता है, ठीक इसी प्रकार इसके लास्ट में ओनियन आता है। बस ये अंतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिलेगा कहां, तो गूगल पर ही जब आप सर्च करेंगे टॉर, तो टॉर को आप गूगल से ही ले लेंगे, लेकिन वेबसाइट आपको गूगल पर नहीं खुलेगी। टॉर तो आपको गूगल पर ही मिल जाएगा लेकिन डार्क वेबसाइटें खुलती नहीं है गूगल पर। फिर टॉर के थ्रू जो है, एक प्रकार का ऐप है, इसके थ्रू फिर आप डार्क वेबसाइटें खुलते हैं। फिर आप ये सिंपली नहीं पता कर पाएंगे कि कौन कौन सी वेबसाइटें, लाखों वेबसाइटें हैं। हाँ गूगल से डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, ये पकड़े क्यों नहीं जाते हैं इसको यूज करने वाले। ये आप लेयर जो प्याज का देख रहे हैं, आप जो ही आपको कोई वेबसाइट अगर ये मिल गया वेबसाइट कि यहाँ पर नशा मिल जाएगा, लड़की में टेक्ट किलिंग कराना है, मारना है, ये सामान खरीदना है, तो ये वेबसाइट आपको वहां पर मिलेगी। आपने इस वेबसाइट पर क्लिक किया, आप फर्स्ट आदमी हैं, इस वेबसाइट को आपकी आईपी एड्रेस पहुंच जाएगी। मतलब आईपी एड्रेस मतलब आपके मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है या आपके कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है जो आप यूज कर रहे हैं, इसको आपकी आईडी मिल जाएगी। लेकिन फिर ये पहला लेयर हो गया, यहां से ये दूसरे वेबसाइट को भेजेगा। अब लेयर में समझिए, जो चीजें आप रिक्वेस्ट किए हैं वो रिक्वेस्ट इसको नहीं पता चलेगा, इसको केवल आपकी आईपी एड्रेस का पता चलेगा। जो आपका रिक्वेस्ट है वो इंक्रिप्टेड है, वो अंदर है, वो इसको भी नहीं पता चलेगा। दूसरा लेयर जाके यहां खुलेगा। जब यहां पर दूसरा लेयर खुलता है, दूसरी वेबसाइट खुलती है, इसको ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा यूजर कौन है, इसको नहीं पता चल पाता, क्योंकि ये तो ये वेबसाइट के थ्रू गया है, तो इसको इसकी आईपी एड्रेस पता चल जाती है, इसका नहीं पता। इसको बीच वाले को, ब्राउजर को कुछ भी नहीं पता चलता है। ये भेजता है तीसरे वाले को, तीसरा वाला 2 लेयर को खोलता है, तीसरे वाले को इसकी आईपी न इसकी आईपी, इसको कुछ नहीं पता चल पाता है। और यहां से आपका जो व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ति ये है, ये डार्क वेब पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ओनर, अरे वो मालिक, ये खोलकर जब अंदर वाला लिफाफा भेजता है इसको, तो इसको पता चलता है कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए या क्या डिमांड है, क्या खरीदना चाहता है, क्या बेचना चाहता है, या कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है तो अपना कोई डाटा सेव करना चाहता है, इसको पता चलता है। इसको इन तीनों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो पाती है, और ना इसका आईपी एड्रेस इसको जानकारी हो पाती है। इसको क्या पता चल पाता है केवल मैसेज। ये 3 हमने कवर का एग्जाम्पल दिया। कवर कितने हैं? अरबों कवर हैं उस दुनिया में, प्याज के छिलके अरबों हैं। अब उसमें से कौन से 3 से वो गुजर रहा है उसका मैसेज बी तक पहुंचने के लिए, ये पहले से डिसाइड भी नहीं है। इसकी गहराई को समझिए। हजारों छिलके हैं प्याज के, 3 छिलकों से होकर उसको गुजरना है मतलब 3 बार में गुजरना है, ज्यादा बार में नहीं, 4 या 5 में नहीं, 3 में गुजरना है। लेकिन ए से बी तक पहुंचने के लिए 3 पर गुजरना है। न बी को पता है न ए को पता है। पकड़े कैसे जाते हैं?
जो लास्ट छिलका होता है और यहाँ तक पहुँचने में इसको बी को संभावना रहती है कि इसकी आईपी एड्रेस 90% मिलने की संभावना रहती है कि यहाँ से जो आया इसका आईपी एड्रेस क्या है। दूसरा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। दूसरा रहता है जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का पैसे का लेन देन इसके और इसके बीच में होता है, यहाँ पर संभावना रहती है। और तीसरी संभावना रहती है कि हम लोग हैबिचुअल जो रहते हैं गूगल यूज करने के, अकाउंट खोलने के, अपना मोबाइल नंबर डालने के, ईमेल एड्रेस, जीमेल एड्रेस डालने के, कभी कभी भूलकर हम इस टॉर ब्राउज़र पर भी वो चीज़ें यूज कर दिए रहते हैं। अपना नाम डाल दिए, अपना ईमेल एड्रेस डाल दिए, अपना व्यवसाय डाल दिए। या कभी कभी आदमी क्या करता है, अपने को फेमस करना जब चाहता है तो विभिन्न जगहों पर होर्डिंग लगवाता है, पोस्टर लगवाता है, दीवालों पर लिखवाता है और देख रहा है कि मेरी डार्क वेब पर वेबसाइट तो खुली हुई है लेकिन मेरे जो अवैध पिस्टल है बिक नहीं रहे हैं। भूल से वो किसी और नाम से कहीं और प्रचार डाल देता है, गूगल पर डाल देता है, किसी और वेबसाइट पर डाल देता है। तो जो जांच एजेंसियां हैं, जब जांच होती है तो विभिन्न तरीकों से जांच करके और 10% ही संभावना रहती है कि पकड़ा जाए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि इतनी जब सारी चीज़ें हैं तो इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जा रहा, यही तो आता होगा ना। बंद क्यों नहीं कर दिया जा रहा? तो बंद न करने के पीछे का कारण और इसकी हिस्ट्री एक बार फिर हम लोग शुरू से बताते हैं कि क्यों नहीं बंद किया गया इसको। कि हमको डार्क वेब को यूज नहीं करना है, क्योंकि आप पर्पज चाहे जितना भी अच्छा बना के यूज करेंगे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आपका डिटेल लेके आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं और आपको पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। जब हम IPDR से सर्च करते हैं क्रिमिनल्स का, तो जो गूगल पर या जो सामने डीप वेब के यूजर हैं या सरफेस वेब के यूजर हैं, इनको खोजने में इतनी मुश्किल होती है, तो जो डार्क वेब के यूजर हैं उनको खोजने में और ही ज़्यादा मुश्किल आएगी। जैसा कि आप वेब को अगर पूरा एक सर्किल मान लें, ये सपोज करिए ये सर्किल है और ये सर्किल की एरिया आप सपोज करिए पृथ्वी की जो एरिया है जहाँ तक सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, जहाँ पर ये इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं काम कर रहा है पृथ्वी के जिस भी एरिया में, उसमें अगर 90% यह जो एरिया 90% है, इसको हम बोलते हैं कि ये डीप वेब की दुनिया है। डीप वेब की दुनिया का मतलब इंटरनेट का 90% हिस्सा पृथ्वी का जो पढ़ा लिखा मानव है या इंटरनेट जो यूज कर रहा है मानव, वो डीप वेब के इस रूप में इस्तेमाल कर रहा है। डीप वेब का मतलब जैसे चीज़ें हैं लेकिन हमको दिखाई देता है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, क्या है हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट ओपन है आपका, लेकिन आप खोलेंगे, आप उसका एमपिन डालेंगे या उसके कोड डालेंगे तभी अपने बैंक अकाउंट खोलेंगे। या पुलिस का कोई पोर्टल है या किसी स्कूल कॉलेज का है, तो ये सारी चीज़ें जो यूज होती है डीप वेब में होती है। माने इंटरनेट का 90% हिस्सा का यूज किस में है? डीप वेब में है। 3% हिस्सा किस में है? जो हम यूज करते हैं, गूगल, क्रोम, यूट्यूब जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम जनरली जिसमें हमको कोई कोड, कोई पिन, कोई ये सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग क्या कितने में यूज कर रहे हैं? मात्र 3% में। कितने में? 3% में। और जो छुपी हुई चीज है जिसको डार्क वेब कहते हैं, यहां पर इंटरनेट का 7% यूज हो रहा है। डार्क वेब में इंटरनेट का 7% यूज हो रहा है। हम लोग जिसको सरफेस वेब कहते हैं, क्या बोलते हैं? सरफेस वेब, उसमें 3% यूज हो रहा है। डीप वेब में 90% यूज हो रहा है। पहला चीज, अमूमन पढ़ने के समय या लिखते समय जब क्वेश्चन आता है डार्क वेब और डीप वेब का, तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है और स्टूडेंट जो है डार्क वेब को डीप वेब ही समझ लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन हमको कि डार्क वेब डीप वेब नहीं है। ये वर्ल्ड की जो 5 कंट्री हैं, कौन कौन सी हैं?
कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये कहानी आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि 5 आई कंट्रियों का जो 1946 में एक अमेरिका का यूके के साथ कन्वेंशन हुआ, उसमें तय किया गया कि हम जो दुनिया की आंखें 5 हैं, हम ही लोग दुनिया को चलाएंगे। दुनिया का कोई ऐसा देश षड्यंत्र हम लोगों के खिलाफ ना करें, हम अपनी ये खुफिया एजेंसी रखेंगे और एक ऐसा यंत्र डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से दुनिया के अन्य देशों की खुफिया जानकारी हम एकत्रित करेंगे। और उसका एक उन्होंने सूत्र वाक्य दिया कि जो भी इनपुट मिलेगा हमको, ये 5 कंट्री के लिए ही होगा इनपुट। और इस इनपुट का मतलब, जैसे अपने पुलिस विभाग में एलाऊ होती है, एलाऊ क्षेत्रों में प्राइवेट ड्रेस में रहती है, लोगों से संपर्क में रहती है और वहाँ से गोपनीय सूचनाएं लेके आती हैं और मुख्यालय पर उपलब्ध कराती हैं। उन अनुसार प्रिवेंटिव कार्रवाई या और क्या क्या एक्शन लेने हैं पुलिस को, वो चीज़ें होती हैं। ठीक उसी प्रकार इन्होंने एचलान एक सिस्टम बनाया। एक ऐसा यंत्र बनाया जिस यंत्र के माध्यम से दुनिया के शेष देशों की खुफिया सैन्य जानकारी या अन्य जानकारियां ये हैक कर लेते थे। अब जैसे उस समय तो इंटरनेट की दुनिया थी नहीं, सैटेलाइट की दुनिया थी। सैटेलाइट से भी जो कम्युनिकेशन जाते थे, जैसे पुलिस में हम लोगों ने जो देखा कि एक जो है वो टिक 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 ऐसे मैसेज पास होता था, तो उसके लिए अलग भर्ती AOHO की होती है। फिजिक्स बैकग्राउंड के बच्चे उसमें भर्ती होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक रेडियो लाइन होते हैं उसके अलग। तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता था, रेडियो कम्युनिकेशन होता था। 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, एक रसिया के साथ और दूसरा अमेरिका के साथ में। उस समय रसिया क्या था, USSR था। तो फिर रसिया को भी लगा कि हमको भी एक ऐसा जो है खुफिया एजेंसी तैयार करना चाहिए जो इन खुफियाओं के बारे में हम खुफिया कर सके। तो उनकी खुफिया एजेंसी क्या बनी, ठीक है। इस तरह से दोनों देशों में, मैंने दोनों खेमों में चलता रहा। और 1995 या 1993 से ही अमेरिका ने अपने क्या किया, अलग एक खुफिया एजेंसी तैयार किया। और वहाँ की नेवी ने जिम्मा लिया कि हम एक अत्याधुनिक इंटरनेट की दुनिया बनाएं, जहां हमारे सैनिकों द्वारा सैन्य अभियान के दौरान अपनी कम्युनिकेशन जो की जाती है उनके द्वारा वो लीक ना हो और हम अपने सारे काम इसी दुनिया में कर सकें। और वहीं से डार्क वेब की शुरुआत होती है। तो कहाँ से डार्क वेब की शुरुआत हुई, अमेरिका है। कितने साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने डार्क वेब की दुनिया का शुरुआत किया। और टोर एक ऐसा सर्च इंजन मिला इनके पास जो अपनी सैन्य गतिविधियों को खुफिया तरीके से, शुरुआत तो अमेरिका के द्वारा इस माध्यम से की गई। जैसे आप कंप्यूटर साइंस में जब बीटेक करते हैं तो कोई साइबर सिक्योरिटी से करता है, कोई बिग डाटा से करता है, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग से करता है, कोई AI/ML से पढ़ता है। उसी तरह से ब्लॉकचेन भी है। और 2008 से लेके 2011 का समय अमेरिका में एक ओपन सोर्स के रूप में डार्क वेब की शुरुआत होती है। उसी समय आपका बिटकॉइन भी इंटरनेट की दुनिया में आता है। अगर बिटकॉइन नहीं आया होता तो डार्क वेब का इतना प्रचार नहीं हुआ होता, क्योंकि कोई भी आदमी परिश्रम करता है। अब यहाँ पर डार्क वेब की दुनिया में जब बिटकॉइन आया और उस पर जो भी
तस्करी है। एक तो तस्करी का काम शुरू हो गया, तस्करी में ड्रग की तस्करी, हथियारों की तस्करी, हत्या की तस्करी, हत्या का कॉन्ट्रैक्ट, और ये सब चीज़ें, इलीगल चीज़ें जब शुरू हो गई, जब इलीगल चीज़ें शुरू हो गई तो उसका लेन देन भी पैसे का बिटकॉइन में होने लगा। तो ऑनलाइन पैसे का भी हो गया, तो पैसा भी ले जाके नहीं देना है। तो वहीं पर जो कहानी उस बार आपको सुनाए थे, सिल्क रोड 2011, यही कहानी तो हमने सुनाया था, कहानी सुनाया था हमने। तो सिल्क रोड 2011 ये वेबसाइट बनी, इसका नाम ही था सिल्क रोड 2011। जो नाम हमने पिछले लेक्चर में बताया था, रास उल ब्रिज, ये स्पेलिंग था इसका। यह व्यक्ति जिसको बताया गया है, ये तभी फेमस भी हुआ, डार्क वेब को अमेरिका के अलावा दूसरे देशों ने भी तभी जाना कि अच्छा डार्क वेब की भी दुनिया है। ये अगर ये सिल्क रोड की घटना नहीं हुई होती, ये पकड़ा नहीं गया होता, तो डार्क वेब पता नहीं कहाँ चला जाता, हम गूगल पर ही साइबर क्राइम खोजते रह जाते। तब लोगों का, विश्व के अन्य देशों का दिमाग गया कि अरे इस साइटों के अलावा भी हम आईपी एड्रेस कहीं और से भी ले सकते हैं। इसका जो कंसेप्ट था, किताबों में लिखा है, यह एक कुशाग्र बुद्धि का लड़का था और ग्रेजुएट करने के उपरांत इसकी अपेक्षाएं रहती थी कि अमेरिका में, जैसा कि हमने पहले इसीलिए चर्चा किया कि अमेरिका 1776 में आज़ाद हो गया। तो जो देश इतना पहले आज़ाद हुआ, उसके लोगों में फ्रीडम की बात भी उतनी ही तेज रहेगी जितना हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि हम इंडियन नागरिक को क्या क्या स्वतंत्रताएं मिलना चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल राइट हमको मिलने चाहिए। उससे ज़्यादा की सोच वहाँ पर होगी जहाँ के नागरिक पहले से आज़ाद हैं। तो इसके भी मन मस्तिष्क में आया कि हमारी बिजनेस भी फ्री ट्रेड बिजनेस होनी चाहिए, किसी सरकार, किसी एजेंसी का हमारे बिजनेस पर कोई रोक टोक ना हो। और व्यक्ति की जो इच्छा है कि व्यक्ति ड्रग्स ले, व्यक्ति हथियार खरीदे, व्यक्ति मानव तस्करी करे, वो सारी चीज़ें फ्री रहे, किसी सरकार और किसी एजेंसी का उस पर हाथ ना रहे। लेकिन ऐसा फिजिकली तौर पर संभव नहीं था, तो उसने सिल्क रोड 2011 नाम से एक वेबसाइट बनाई और अपना जो ऑनलाइन नाम रखा, उसने नाम क्या रखा, DPR। उसका जो ऑनलाइन नाम था DPR नाम रखा, एक ऐसे मशहूर व्यक्ति के नाम पर जिसका नाम सुनने के बाद लोग के दिमाग में आता था कि अच्छा इस व्यक्ति के नाम पर है तो ये बहुत अच्छी ही वेबसाइट होगी। तो DPR के नाम पर उसने अपना ऑनलाइन नाम रखा और ओरिजिनल नाम उसका रास उल ब्रिज था। इस वेबसाइट के माध्यम से उसने धीरे धीरे पहले ड्रग्स से शुरुआत की। ड्रग्स से शुरुआत होने के बाद जो FBI की फाइंडिंग आई थी कोर्ट में, जो दलीलें प्रस्तुत हुई थी, 11 तक के समय में हो सकते थे। और इतना पॉपुलर हुआ है वेबसाइट कि अमेरिकी की जितनी खुफिया एजेंसियां थीं, चाहे वहाँ का NSA, चाहे अमेरिका की खुफिया एजेंसी DEA या FBI, तीनों पर इतना प्रेशर पड़ने लगा कि अगर इसको नहीं पकड़ा गया तो ये देश नशा का शिकार हो जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से इसका क्रेज बढ़ा इस वेबसाइट का, और अरबों खरबों डॉलर मिलियन में इसका जो है बिटकॉइन की उसके पास पैसे आने लगे। अब चूंकि उस व्यक्ति को अकेला ही वेबसाइट भी देखना है, मार्केटिंग भी देखना है, सामान भी सप्लाई करना, तो आप समझिए कितना टफ काम है कि एक ही आदमी को सारे काम करने पड़ जाएं, कि वो बैठा वेबसाइट भी संभाल रहा है, सर्वर भी संभाल रहा है, सामान भी मंगा रहा है, पैकेजिंग भी करा रहा है। भाई आपके पास अगर ड्रग्स पहुंच रहा है तो सिंपल एक पारदर्शी डब्बे में तो जाएगा नहीं,
उसके लिए पैकिंग अच्छी होना चाहिए कि जो डिलीवरी बॉय है वो भी ना जान पाए कि इस पैकिंग में क्या है, क्योंकि यहाँ पर सब क्या हो रहा है, एनोनिमस हो रहा है। तो जो गुमनामी शब्द है यहीं से सुनने के लिए मिला। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं गुमनामी को? एनॉनमस। हाँ, अब जो भी स्पेलिंग होता होगा स्पेलिंग इसका सही कर लीजिए। गुमनामी की दुनिया में इसके दोस्त भी क्या बने रहे? गुमनाम ही बने रहे। जो इसके दोस्त रहे, अब क्या होगा जब आप साइट चलाएंगे, हर चीज़ की सप्लाई होने लगी, ड्रग्स की अलग साइट चल रही है, हथियार की अलग साइट चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट किलर की अलग साइट चल रही है, तो सबके पर काम करने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए। तो जो व्यक्ति भी इसके सहयोगी बने वो किसी किसी के साथ कोई परिचय नहीं था। ऑनलाइन ही इसके वांट निकलते थे पदों के, ऑनलाइन ही उस पर वैकेंसियां भरी जाती थी, ऑनलाइन ही लोग काम करते थे और ख़रीदारी शुरू कर दिया इसके वेबसाइट से, इनलीगल ड्रग्स खरीदने शुरू कर दिए। और ये भी एक बड़ा कठिन सवाल था कि इसको अगर सर्वर इसका नहीं पकड़ा गया तो इससे कितने लोग जुड़े हैं, कहाँ कहाँ पर ड्रग्स रखा है, कहाँ हथियार रखा है, ये कोई चीज़ें मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहा था, अकेला वेबसाइट हैंडल कर रहा था। अगर सर्वर को अपने डिस्ट्रॉय कर देता ये तो फिर पुलिस नहीं पकड़ पाती। तो वहाँ की एजेंसियाँ लगभग 2 साल इस पर काम की, 2011 से लेकर 2013 तक इस पर काम हुआ। और तब एक रणनीति के तहत, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था आपको, कि अक्सर एक लाइब्रेरी में जाया करता था जहाँ पर बैठकर अपने लैपटॉप पर, जैसे लैपटॉप लिया, लाइब्रेरी में बैठा अपना, और ठीक इसकी चेयर वहाँ रहती थी कि सामने सब आने वाले इधर से आएंगे, कि इधर से अगर कहीं कोई बात भी होती है तो आपने लैपटॉप देखा होगा, कुछ लैपटॉप जो है इसे बंद करते ही बंद हो जाते हैं ना, उनको पावर बटन दबाना, इस तरह का ही लैपटॉप ये यूज करता था कि कोई आएगा तो बंद हो जाएगा। अब वहाँ पर लाइब्रेरी में ये जैसे ही पढ़ रहा था, इसका लोकेशन FBI ने ट्रेस कर लिया था, इसकी IPDR ले रखा था, इसका सर्वर कहीं और था, अपने लैपटॉप से ही सारा चीज़ ये कनेक्ट कर रखा था। और एक रणनीति के तहत 7-8 आदमी सुरक्षाकर्मी आए और इंटर करते ही आपस में लड़ने लगे। गेट से इंटर किए, आपस में ही सुरक्षाकर्मी लड़ने लगे। कोई इधर इस गेट से आया, वो भी आपस में ही लड़ने लगा। तो इसको एकदम बिल्कुल श्योर था कि मेरे लैपटॉप के पास कोई आने वाला नहीं है, तो आपस में ही लड़ रहे हैं, और वो भी सिविल ड्रेस में, पुलिस की ड्रेस में नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। और उसी रणनीति के तहत लड़ते लड़ते एक ने इसको पकड़ा और एक ने खुला हुआ लैपटॉप इसका उठा लिया। अगर ये लैपटॉप बंद कर देता तो फिर मेन सर्वर तक ये लोग नहीं पहुंच पाते। और दोबारा लैपटॉप ऑन करने के बाद आप एक हैज वैल्यू का नाम सुने होंगे, कंप्यूटर में होती है हैज वैल्यू, तो हैज वैल्यू चेंज हो जाती है। और जब आप कोर्टों में IT एक्ट के मुकदमे लिखे जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मुकदमे जब थानों पर लिखे जाते हैं, और जब गवाही में आप कोर्ट में जाते हैं इंस्पेक्टर साहब के साथ में, क्योंकि फर्द में आप लोग भी रहते हैं ना, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दरोगा, जब कोई रिकवरी फर्द बनती है, किसी एविडेंस की रिकवरी सीजर बनता है, तो उस फर्द मेमो पर सबके हस्ताक्षर होते हैं जो टीम में रहते हैं। तो जब सुनवाई कोर्ट में होती है तो IO के साथ साथ, इंस्पेक्टर के साथ साथ, वो सारे फर्द के जितने विटनेस हैं पुलिस के, सबकी एविडेंस होता है, कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है। और तब वहाँ पर जो आप करके उठाएंगे तो हैज वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसलिए जब डीपली इसका पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि आप एविडेंस कलेक्ट कैसे करेंगे साइबर क्राइम में। किसी मोबाइल को आप उठा रहे हैं तो क्या स्विच ऑफ कर लेंगे? नहीं करेंगे। मोबाइल को उठाएंगे तो किस में रखेंगे? प्लास्टिक के डब्बे में लेके आएंगे? नहीं। क्या होता है, किस चीज़ में ले आएंगे मोबाइल को? उसको बोलते हैं फैराडे बैग। क्या होता है? फैराडे बैग। हर चीज़ के उसी तरह से इसका कंप्यूटर सहित, लैपटॉप सहित, खुला लैपटॉप और साइट पर लॉगिन किया था अपने सर्वर पर, एकदम जिसको कहा जाता है रंगे हाथ पकड़ना। रॉस उल्ब्रिच को FBI ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके सर्वर का भी पता चल गया, न्यायालय में ट्रायल हुआ, FBI वहाँ पर अपने सारे सबूत, एविडेंस
इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी उसके पास सबूत थे उसको प्रस्तुत करने में और बताने में और न्यायालय के समक्ष साबित करने में एफबीआई क्या रही, सफल रही और उसको 3 प्रकरणों में सजा मिली, 2 में